स्टूडेंट्स, चैप्टर जो हम डिस्कस कर रहे हैं 9th लेसन क्लास 12th साइंस उपसंयोजक यौगिक। उपसंयोजक यौगिक जिसका आज हम 2021 की परीक्षा के अकॉर्डिंग अंतिम टॉपिक उपसंयोजक यौगिकों का स्थायित्व डिस्कस करने जा रहे हैं। 2021 के बोर्ड एग्जाम में दो टॉपिक इस सिलेबस से हटाए गए, एक तो समावयवता और एक उपसंयोजक यौगिकों का महत्व। तो ये दोनों टॉपिक मैं अभी पेंडिंग रख रहा हूँ, क्योंकि एक बार 2021 की परीक्षा के लिए जो विद्यार्थी बोर्ड एग्जाम में सम्मिलित होने जा रहे हैं तो उनके अकॉर्डिंग मैं ये चैप्टर जो है तैयार कर रहा हूँ। ये दो टॉपिक भी बहुत जल्द इसके अंदर इंक्लूड कर दूंगा मैं, ताकि जब आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करेंगे तो ये टॉपिक आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे। तो स्टूडेंट्स, अब हम अंतिम टॉपिक उपसंयोजक यौगिकों का स्थायित्व डिस्कस करने जा रहे हैं। तो टॉपिक डिस्कस करने से पहले सब्सक्राइब कर दें हमारे यूट्यूब चैनल को, ताकि शेष रहे चैप्टर के वीडियो जैसे ही अपलोड होते हैं वो आप तक तुरंत पहुंच सकें, आपको उनका नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो सके। इसके लिए बेल आइकन का बटन भी आप लोग ऑन कर दीजिए, और आप यूट्यूब पर मेरे चैनल को शशि सिडाना नाम से भी सर्च कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आप प्लेलिस्ट में जाकर चैप्टर वाइज जो है वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा आप मेरे मोबाइल नंबर 9928782905 पर व्यक्तिगत व्हाट्सएप नंबर है ये मेरा, इस पर आप लोग अपना नाम व पता लिखकर व्हाट्सएप करें। आपको 2012 से लेकर 2020 तक के प्रश्न जो विगत वर्षों में आए हैं वो भी उपलब्ध करवा दिए जाएंगे चैप्टर वाइज। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो भी आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। तो अब बात कर रहे हैं हम उपसंयोजक यौगिकों का स्थायित्व। तो जिन्होंने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से इस चैप्टर के पिछले वीडियो देख सकता है। उपसंयोजक यौगिक का स्थायित्व डिस्कस करने से पहले हम क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। एक छोटा सा टॉपिक CFT का, क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा। चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय संकुल के लिए इसके सूत्र हमारी बुक के अंदर दिए हुए हैं। CFSE क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी CFSE क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा। अष्टफलकीय संकुल हेतु इसका सूत्र अलग है, चतुष्फलकीय संकुल हेतु इसका सूत्र अलग है। कैसे वो देखें आप लोग। अष्टफलकीय संकुल, अब इसके सूत्र को मैं क्रैमिंग करने के लिए नहीं कहूँगा, आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा कि कैसे ये फार्मूला बना है। अष्टफलकीय संकुल, इसमें हमने विपाटन पढ़ा था कि विपाटन में T2G की ऊर्जा कम हो जाती है और Eg की ऊर्जा बढ़ जाती है। Eg की ऊर्जा बढ़ जाती है और बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है वो है डेल्टा O, और ये हो गया बेरी सेंटर पॉइंट, बिल्कुल सेंटर पॉइंट। डेल्टा O या 10 dQ यहाँ हमने लिखा था, ये बिल्कुल बेरी सेंटर हो गया, बिल्कुल सेंटर पॉइंट हो गया। अब आप देखें इन तीन कक्षकों की ऊर्जा घटी तो घटने के लिए हम निशान लगाते हैं माइनस का, तो यहाँ मैंने माइनस का निशान लगा दिया। क्लियर, माइनस का निशान यहाँ लगा दिया है। इन तीन कक्षकों के लिए माइनस का साइन लग गया, और इन दो कक्षकों की ऊर्जा जो है वो बढ़ी है तो यहाँ प्लस का साइन लगा दिया। क्लियर, टोटल कितने कक्षक है? 5 में से इनकी ऊर्जा आप देखें तो कितने कक्षकों से कम हुई है? 2 कक्षकों से। इनकी ऊर्जा T2G की ऊर्जा जो है वो 2 कक्षकों से कम रही है, इन 2 कक्षकों की ऊर्जा बढ़ गई है। यानी T2G की ऊर्जा 2 कक्षकों से कम रही है। कितने में से? टोटल कितने थे? 5। तो 5 में से 2 कक्षकों से इनकी ऊर्जा कम रही है। तो डेल्टा O तो था, क्लियर, डेल्टा O तो ये रहा। अब इसका भाग कितना प्राप्त हुआ? इसको 5 में से 2 कक्षकों से इनकी ऊर्जा घटी है। तो 5 में से 2 को आप कैसे लिखेंगे? जैसे 5 में से 2 नंबर अपने आते हैं तो 2/5 से लिखते हैं। तो 5 में से 2 कक्षकों से इनकी ऊर्जा घटी है, और इन दोनों की ऊर्जा कितने कक्षकों से बढ़ी है?
3 से बढ़ गई, इन 3 से ज़्यादा हो गई इन दोनों की ऊर्जा। क्लियर। Eg की ऊर्जा, Eg में 2 कक्षक हैं, इन दोनों की ऊर्जा कितने कक्षकों से ज़्यादा हो गई? इन तीनों से। कितने में से? 5 में से। तो 5 में से 3 कक्षकों से इनकी ऊर्जा ज़्यादा हो गई, 3/5 डेल्टा O। तो क्लियर, 2/5 समझ गया, यानी 5 में से 2, इनकी ऊर्जा 2 कक्षकों से कम हुई है। 5 में से 2 कक्षकों से इनकी ऊर्जा कम हुई है, और इनकी ऊर्जा 5 में से इन 3 कक्षकों से ज़्यादा हुई है। तो 3 से ज़्यादा हुई है तो प्लस 3/5 डेल्टा O, 2 से कम हुई है तो 2/5 डेल्टा O। और प्लस माइनस क्यों लगाया है? प्लस जो है वो एनर्जी बढ़ने का साइन है, और माइनस जो है वो एनर्जी घटने का साइन है। डेल्टा O की जगह अगर मैं 10 DQ लिखूं, डेल्टा O को अगर मैं 10 DQ से रिप्लेस कर दूं, तो -2/5 इंटू डेल्टा O की जगह मैंने 10 DQ लिख दिया, 10 DQ। तो ये कट गया, और दो को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4, -4 DQ आ गया। अब आपकी बुक में यहाँ -4 DQ लिखा है, देखें आप। अब उम्मीद करता हूँ आपको ये पता लगा होगा कैसे आया -4 DQ। -2/5 डेल्टा O, 2/5 यानी 5 में से 2 कक्षकों से इनकी ऊर्जा घटी है, और इनकी ऊर्जा 5 में से 3 कक्षकों से बढ़ी है। और यहाँ अगर डेल्टा O की जगह आप 10 DQ पुट करेंगे तो प्लस 3/5 इंटू 10 DQ, तो ये 6 DQ आ जाएगा प्लस का। और आपकी बुक में आप यहाँ देखेंगे तो प्लस का 6 DQ लिखा हुआ है। क्लियर। तो अब समझ गए होंगे आप लोग कि कैसे -4 DQ और कैसे प्लस का 6 DQ लिखा है किताब के अंदर। अब फार्मूला क्या बनेगा देखो स्थायीकरण ऊर्जा का। CFSE, क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा, -4 इंटू N T2G। N क्या है? T2G में इलेक्ट्रॉन की संख्या। जैसे यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन आ गया तो -4 इंटू 1, एक और इलेक्ट्रॉन आ गया तो -4 इंटू 2, एक और इलेक्ट्रॉन आ गया तो -4 इंटू 3, एक और इलेक्ट्रॉन आ गया तो -4 इंटू 4, एक और इलेक्ट्रॉन आ गया तो -4 इंटू 5, एक और इलेक्ट्रॉन आ गया तो -4 इंटू 6। तो -4 N T2G प्लस 6 NEG। NEG यानी EG में इलेक्ट्रॉन को मल्टीप्लाई करने के से 6 से, क्योंकि ये 6 है। देखो आप, अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो 6 इंटू 1, दूसरा इलेक्ट्रॉन आ गया 6 इंटू 2, तीसरा आ गया 6 इंटू 3, चौथा आ गया 6 इंटू 4। क्लियर। ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा और बाहर आ जाएगा DQ, क्योंकि ये 6 और 4 DQ की फॉर्म में लिखे हैं। क्लियर। तो ये फार्मूला आपकी बुक के अंदर दिया हुआ है, आप लोग देखेंगे तो -4 N T2G प्लस 6 NEG DQ। उम्मीद करता हूं आपको क्रैमिंग नहीं करनी पड़ेगी। अब आगे चलता हूं चतुष्फलकीय संकुल पे। चतुष्फलकीय संकुल हेतु CFSE, चतुष्फलकीय संकुल हेतु CFSE। अब चतुष्फलकीय संकुल में विभाजन कैसे हुआ था? EG की ऊर्जा घटी थी, T2G की ऊर्जा बढ़ी थी। ये बेरी सेंटर हो गया, बिल्कुल सेंटर का पॉइंट। अब आपने इसकी और इसकी वैल्यू लिखनी है। तो इसकी ऊर्जा घटी है तो माइनस का निशान। कितने कक्षकों से घटी है? इन 3 कक्षकों से घटी है, तो 3/5 डेल्टा T। और इसकी ऊर्जा बढ़ी है कितने से? 2 कक्षकों से, तो प्लस 2/5 डेल्टा T। अब डेल्टा T की जगह आप लोग DQ जब रखेंगे 10 DQ, तो ये डेल्टा T या 10 DQ, तो डेल्टा T की जगह अगर 10 DQ रखें तो -3/5 इंटू 10, तो 2 से कट गया, तो माइनस का 6 DQ, माइनस का 6 DQ। ये EG है, EG कक्षक हैं ये, और ये T2G कक्षक है। और T2G के लिए लिखेंगे तो प्लस 2/5 इंटू 10, तो प्लस का 4 DQ। तो यहाँ प्लस का 4 DQ बन जाएगा, इधर माइनस का 6 DQ बन जाएगा। क्लियर। फिर देख लें एक बार चतुष्फलकीय संकुल के लिए।
क्या हुआ था, Eg की ऊर्जा घटी थी, T2g की ऊर्जा बढ़ी थी, ये बेरी सेंटर हो गया। इनकी ऊर्जा घटी है, कितने कक्षकों से, 3 कक्षकों से घटी है, तो माइनस का निशान, 5 में से 3 कक्षकों से घटी है। इनकी ऊर्जा बढ़ी है, कितने कक्षकों से बढ़ी है, तो प्लस का निशान, कितने कक्षकों से, 2 कक्षकों से, तो 5 में से 2 कक्षकों से बढ़ी है। और यहाँ डेल्टा टी आ जाएगा, टी फॉर टेट्राहेड्रल, ये पीछे बता चुका हूँ मैं आपको पूरा। डेल्टा टी या 10 डी क्यू, तो जब आप यहाँ 10 डी क्यू लिखेंगे तो ये बन जाएगा प्लस का 4 डी क्यू और ये बन जाएगा माइनस का 6 डी क्यू। अब इसके लिए जब आप CFSC का फार्मूला लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, -6 इंटू Eg के इलेक्ट्रॉन, जैसे यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है तो -6 इंटू 1, दूसरा आया तो -6 इंटू 2, क्लियर, प्लस 4 इंटू T2g के इलेक्ट्रॉन और बाहर लग जाएगा DQ। तो ये थोड़ी करेक्शन कर लेना, यहाँ थोड़ी मिस्टेक है बुक के अंदर, यहाँ प्लस वाले की जगह माइनस का साइन है, माइनस वाले की जगह प्लस का साइन है, तो ये थोड़ी मिस्टेक है बुक के अंदर। चतुष्फलकीय संकुल हेतु, और फार्मूला आपके सामने है, माइनस का 6 इंटू Eg के इलेक्ट्रॉन प्लस का 4 इंटू T2g के इलेक्ट्रॉन। जैसे मान लो यहाँ मैं D4 विन्यास लिखूँ तो 1 2 3 4, इसके लिए CFSC गणना करनी हो तो आप सीधा हिसाब लगाएं, फार्मूले की जरूरत ही नहीं रहेगी आपको। देखो -6 इंटू 2, क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, माइनस के 12 और प्लस के 8, प्लस 4 में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, क्लियर। तो +4 इंटू 2 प्लस के 8 माइनस के 12, तो माइनस के 12 है प्लस के 8 है, यानी उत्तर आ गया आपका माइनस का 4 DQ। तो सूत्र की जरूरत ही नहीं रहनी आपको, आप लोग आराम से खुद सोच सकते हैं कि क्या आंसर आना है इसका। तो इस तरह से हम लोग CFSC की गणना कर सकते हैं चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय के लिए। फार्मूला उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। फिर बता दूं, क्रैमिंग करने की जरूरत नहीं है, अगर आपको क्लियर नहीं हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं फिर क्लियर कर दूंगा आपको कि कैसे ये फार्मूला बना है। पर बहुत ईजी है, इनकी ऊर्जा 3 से घट गई है तो 5 में से 3 से घट गई है, और इनकी ऊर्जा 2 से बढ़ गई है तो 5 में से 2 से बढ़ गई है, और डेल्टा टी की जगह आप 10 DQ रख दें तो आपका ये सोल्यूशन आ जाएगा आपके पास। अब चलते हैं स्थायित्व पे, संकुल यौगिकों का स्थायित्व। पहले तो मैं एक सिंपल से संकुल यौगिक की बात करूं, जैसे मान लो मैंने धातु लिया M+N, जिस पर N प्लस का N आवेश है, यानी उसने N इलेक्ट्रॉन त्याग दिए। इसके साथ सपोज मैंने 6 लिगैंड जोड़ दिए, धातु के साथ लिगैंड जुड़ने 6 लिगैंड जोड़ दिए, तो ये बन गया Ml6 प्लस N, क्लियर। M पे प्लस N आवेश था, 6 लिगैंड इसके साथ जोड़ दिए तो ये बन गया Ml6 प्लस N। अब सपोज कि अगर ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती तो इसका जो साम्य स्थिरांक होता क्या होता, उत्पादों की सांद्रता, उत्पाद क्या है Ml6 प्लस N की सांद्रता, बड़ा ब्रैकेट सांद्रता को बता रहा है, बटे अभिकारकों की सांद्रता, यानी M+N की सांद्रता इंटू L की पावर 6, L की सांद्रता की पावर 6। तो ये फार्मूला होता है साम्यावस्था स्थिरांक का, उत्पादों की सांद्रता बटे अभिकारकों की सांद्रता। ये जो साम्य स्थिरांक है यही स्थायित्व स्थिरांक कहलाता है। ये स्थायित्व स्थिरांक के बिल्कुल बराबर होता है Ks, यानी स्टेबिलिटी कांस्टेंट। तो जैसे जैसे स्टेबिलिटी कांस्टेंट बढ़ता है, यानी ये स्थायित्व स्थिरांक बढ़ता है, वैसे वैसे ही संकुल का स्थायित्व भी बढ़ता है। अर्थात किसी संकुल का स्थायित्व उसके स्थायित्व स्थिरांक के समानुपाती होता है। स्थायित्व स्थिरांक का मान बढ़ने पर संकुल का स्थायित्व बढ़ता है। तो M+N+6L इक्वल टू Ml6 प्लस N,
तो उत्पादों की सांद्रता बटे अभिकारकों की सांद्रता सूत्र आप लगा देंगे तो आपका स्थायित्व स्थिरांक आ जाएगा। स्थायित्व स्थिरांक बढ़ने पर संकुल का स्थायित्व बढ़ता है। अब स्थायित्व स्थिरांक का मान यानी संकुल के स्थायित्व का मान किन किन कारकों पर डिपेंड करता है, तो वो डिपेंड करता है 3 कारकों पर। कौन कौन से वो देखें हम, जिसमें से पहला कारक है केंद्रीय धातु आयन की प्रकृति। केंद्रीय धातु आयन की प्रकृति। दूसरा कारक है लिगैंड की प्रकृति। और तीसरा कारक है किलेटीकरण। किलेट वलय के बारे में हम पीछे पढ़ चुके हैं, किलेटीकरण। तो ये 3 कारक जो हैं संकुल के स्थायित्व को प्रभावित करते हैं, केंद्रीय धातु आयन की प्रकृति, लिगैंड की प्रकृति और किलेटीकरण। सबसे पहली बात करें केंद्रीय धातु आयन की प्रकृति, तो केंद्रीय धातु आयन का आवेश घनत्व बढ़ने पर, केंद्रीय धातु आयन का आवेश घनत्व बढ़ने पर स्थायित्व बढ़ता है। और आवेश घनत्व का सूत्र होता है धातु पर आवेश बटे धातु की त्रिज्या। धातु पर आवेश देखना है आपने, धातु पर आवेश बटे धातु की त्रिज्या। तो केंद्रीय धातु आयन की प्रकृति, तो आवेश घनत्व का सूत्र है धातु पर आवेश बटे धातु की त्रिज्या। यानी धातु पर जैसे जैसे आवेश बढ़ेगा वैसे वैसे स्थायित्व बढ़ेगा, क्योंकि आवेश बढ़ेगा तो आवेश घनत्व बढ़ेगा। या आप कहते हैं जैसे जैसे त्रिज्या घटेगी वैसे वैसे आवेश घनत्व बढ़ेगा और वैसे वैसे स्थायित्व बढ़ेगा, क्योंकि त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती है ये। तो त्रिज्या कम होगी तो आवेश घनत्व ज़्यादा होगा, आवेश ज़्यादा होगा तो भी आवेश घनत्व ज़्यादा होगा, और आवेश घनत्व बढ़ेगा तो स्थायित्व बढ़ेगा। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल देखें, अपने को दे दिया FeCN6 -4 व FeCN6 -3 में से कौन ज़्यादा स्थायी है। FeCN6 -4 और FeCN6 -3 में से कौन ज़्यादा स्थायी है। तो हम केंद्रीय धातु आयन पर आवेश निकालेंगे x मान के, जैसा आपको बताया हुआ है। तो इसमें अगर आप x मान के आवेश निकालेंगे तो इसका आवेश आएगा +2। इस पर आप देखेंगे x मान के तो इसका आवेश आएगा +3। तो कौन सा केंद्रीय धातु आयन का आवेश ज़्यादा है, इसका, तो इसका स्थायित्व स्थिरांक भी ज़्यादा होगा और इसका स्थायित्व भी ज़्यादा होगा। तो FeCN6 -3 का स्थायित्व FeCN6 -4 से ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि इसमें केंद्रीय धातु आयन पर आवेश ज़्यादा है, आवेश ज़्यादा है तो आवेश घनत्व भी ज़्यादा होगा। इसी प्रकार त्रिज्या कम होने पर भी आवेश घनत्व बढ़ेगा, आवेश घनत्व बढ़ेगा तो स्थायित्व स्थिरांक बढ़ेगा, स्थायित्व स्थिरांक बढ़ेगा तो स्थायित्व बढ़ेगा। दूसरा कारक आता है लिगैंड की प्रकृति। लिगैंड का काम है इलेक्ट्रॉन दान करना। लिगैंड धातु को इलेक्ट्रॉन दान कर उपसहसंयोजक बंध बनाता है। इलेक्ट्रॉन दान करता है तो मतलब ये लुईस क्षार की तरह व्यवहार करता है। इलेक्ट्रॉन दाता जो होते हैं वो लुईस क्षार होते हैं। इसका मतलब लिगैंड जो है वो लुईस क्षार की तरह व्यवहार कर रहा है। तो जितनी ज़्यादा इसकी क्षारीय प्रवृत्ति होगी, लिगैंड की क्षारीय प्रवृत्ति जितनी ज़्यादा होगी, यानी इलेक्ट्रॉन दान करने की प्रवृत्ति जितनी ज़्यादा होगी, उतनी ही आसानी से धातु को इलेक्ट्रॉन दान करके उपसहसंयोजक बंध बनाएगा और स्थायित्व स्थिरांक को बढ़ाएगा। क्लियर? तो लिगैंड जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन दान कर धातु के साथ उपसहसंयोजक बंध बनाते हैं। यानी लिगैंड जो होते हैं वो क्षारीय प्रवृत्ति रखते हैं, लुईस क्षार होते हैं। तो इसमें जितनी ज़्यादा क्षारीय प्रवृत्ति होगी उतनी ही आसानी से इलेक्ट्रॉन दान करेगा और उपसहसंयोजक बंध बनाएगा, और जितनी आसानी से उपसहसंयोजक बंध बनेगा संकुल उतना ही ज़्यादा स्थायी होगा। अर्थात लिगैंड की क्षारीय प्रवृत्ति बढ़ने पर स्थायित्व बढ़ता है। लिगैंड की क्षारीय प्रवृत्ति बढ़ने पर स्थायित्व बढ़ता है। यही कारण है कि Cn- लिगैंड से बने संकुल, Cn- लिगैंड से बने संकुल अमोनिया से बने संकुलों की तुलना में ज़्यादा स्थायी होते हैं, क्योंकि Cn- की क्षारीय प्रवृत्ति अमोनिया से ज़्यादा है। Cn- लिगैंड के साथ, जैसे
आपको दे दिया जाए, मान लो AgCN की ट्वाइस माइनस और AgNH3 की ट्वाइस माइनस में कौन ज़्यादा स्थायी है? NH3 की ट्वाइस प्लस में से AgCN की ट्वाइस माइनस और AgNH3 की ट्वाइस प्लस में से कौन ज़्यादा स्थायी है? तो यहाँ लिगैंड कौन सा है? Cn माइनस। यहाँ लिगैंड कौन सा है? NH3। तो Cn माइनस वाला संकुल ज़्यादा स्थायी होगा। क्यों? क्योंकि Cn माइनस की क्षारीय प्रवृत्ति अमोनिया से ज़्यादा है। क्लियर? Cn माइनस वाले संकुल अमोनिया वाले संकुलों से ज़्यादा स्थायी होते हैं। फिर तीसरा और अंतिम कारण आता है किलेटीकरण। जिन संकुलों में किलेट वलय पाई जाती है, किलेट वलय पाई जाती है यानी किलेट वलय की उपस्थिति है, वे संकुल ज़्यादा स्थायी होते हैं। तो उनका स्थायित्व जो होता है वो ज़्यादा होता है। तो किलेट वलय वाले संकुल यानी द्विदंतुक लिगैंड और बहुदंतुक लिगैंड वाले संकुल, क्योंकि किलेट वलय बनाने की प्रवृत्ति द्विदंतुक, त्रिदंतुक, चतुर्दंतुक, पंचदंतुक इनमें है, एक दंतुक लिगैंडों से ज़्यादा स्थायी होते हैं। तो द्विदंतुक या बहुदंतुक लिगैंड वाले संकुल एक दंतुक लिगैंडों से ज़्यादा स्थायी होते हैं। जैसे एग्जांपल दे दे आपको, COEN की थ्राइस प्लस 3, COEN की थ्राइस प्लस 3 और CONH3 6 प्लस 3 में से कौन ज़्यादा स्थायी है? COEN की थ्राइस प्लस 3 और CONH3 6 प्लस 3 में से कौन ज़्यादा स्थायी है, वह क्यों? तो EN जो है एथिलीन डाइएमीन है, द्विदंतुक लिगैंड है। जब ये द्विदंतुक लिगैंड है तो ये किलेट वलय बनाएगा, किलेट वलय बनाएगा तो इसका स्थायित्व ज़्यादा होगा। और NH3 एक दंतुक लिगैंड है, इसमें किलेट वलय नहीं पाई जाती, इसलिए इसका स्थायित्व कम होगा। तो COEN की थ्राइस प्लस 3 का स्थायित्व CONH3 6 प्लस 3 से ज़्यादा है, क्योंकि EN एक द्विदंतुक लिगैंड है और जिन यौगिकों में द्विदंतुक लिगैंड पाए जाते हैं उनमें किलेट वलय उपस्थित होती है, अर्थात किलेटीकरण की क्रिया होती है, और किलेटीकरण जो होता है वो स्थायित्व को बढ़ाता है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक, संकुल यौगिकों का स्थायित्व, जो हमारा इस चैप्टर का अंतिम टॉपिक था। तो ये चैप्टर हमारा जो है 2021 की बोर्ड परीक्षा के अकॉर्डिंग हमने पूर्ण कर लिया है। उम्मीद करता हूँ आपको टॉपिक समझ